सो बिफोर स्टार्ट आप मुझ सभी लोग मुझे बताएं वन बाय वन। आपका क्या नाम है? बालाजी। तो आप मुझे बताएं कि आपने इससे पहले कभी HTML वगैरह पे काम किया हुआ है? हाँ जी। नहीं किया, आपके लिए फर्स्ट टाइम है। दीप आप बताइए। दीप। रिमझिम। सर मैंने भी नहीं करा। अच्छा नहीं किया, तो हम सभी के लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, राइट? बट वेबसाइट तो हम सभी लोग यूज़ कर रहे हैं ना। तो एक वेबसाइट के लिए जो बेस होता है ना, दैट इज़ HTML। ठीक है, और उसी के ऊपर हम लोग एड ऑन्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट, और हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो बेसिक से एडवांसमेंट की तरफ मूव करता है। तो इस जर्नी में हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे कि HTML क्या है, क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, क्यों सीखना ज़रूरी है। ठीक है, क्या इसको हम लोग बाईपास करके डायरेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी क्लियरिटी आपको अच्छे से मिलने वाली है। ठीक है, सेशन ये रिकॉर्ड हो रहा है। आफ्टर द क्लास आप इसको आराम से सुनिए, समझिए चीज़ों को। कहीं पर कोई क्वेरी है तो अपना वीडियो खोलिए, देखिए उसके अंदर। क्लास में जो भी फाइल्स हम लोग यूज़ करेंगे आपके साथ गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर कर दिया जाएगा, उनको आप गो थ्रू कीजिएगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी हम लोग आज डे 1 से स्टार्ट करेंगे टिल दी एंड, वो डेटा आपके पास सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। ऐसा नहीं कुछ मिस हो गया या ड्यू टू एनी इमरजेंसी आप कभी नहीं आ पाते हो तो आपका क्लास लॉस नहीं होगा। आप आराम से अपने फ्री टाइम में उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने 2-3 क्लास नहीं आए तो चलो एक साथ देख लेंगे, नहीं हो पाता। सेम डे ही ख़त्म करने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। तो जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन रहेगा किसी भी तरह का, वो सब रिकॉर्डेड है, उसको सुनिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ हम कोडिंग के केस में ही आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कोडिंग क्या होता है कि एक इंटरफेस बेस्ड चीज़ नहीं है कि भाई यहाँ पर हमने टैप किया तो इससे ये हो जाएगा, इसको हमने टैप किया तो ये हो जाएगा, कि इसका कोई GUI नहीं है, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। दिस इज CLI, मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड्स पता है तो काम होगा, कमांड्स नहीं पता तो कुछ नहीं होगा, है ना। सो इस वजह से मैं आपको सेशन रिकॉर्ड करके देता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, मतलब जो भी आपका ये रहेगा मॉड्यूल, इसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेनर से ये रिक्वेस्ट ना करें कि सर तो रिकॉर्डेड देते थे कि आप भी हमें रिकॉर्डेड दीजिए। वो पॉसिबल नहीं होगा। ओनली सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के केस में आपको मिल रहा है, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, आप क्लासरूम से घर तक पहुँचेंगे आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी गायब हो जाएंगी, आप करने बैठेंगे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो बेटर कनेक्टिविटी के लिए ये आपको दी जा रही है। ठीक है, इसका कोई मिसयूज़ नहीं है कि पता चला कि क्लासेस आना बंद कर दें, जी सर तो वीडियो देते ही हैं, हम उसी से पढ़ लेंगे सब कुछ। तो देखो, वीडियो मेरा तभी सपोर्ट कर सकता है जब क्लास में आप एक बार उसको अच्छे से समझोगे। तो वीडियो रिमाइंड कराने का काम बहुत अच्छे से करेगा। अगर वीडियो से ही पढ़ना होता तो आज के डेट में ना जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो वीडियो कोर्स देते हैं, बट कोई भी बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ से कामयाबी गेन कर पाते हैं, नहीं तो वो सबके वीडियो कोर्स ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल इंटरेक्शन एक अलग चीज़ है, वीडियो वाला पार्ट आपका एक सपोर्ट सिस्टम है कि मैं नहीं हूँ तो आप वीडियो में जाके अपनी क्वेरी वहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं कि सर ने इस काम कैसे किया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लेके चलना है, ना कि डिपेंडेंट होके चलना है इसके ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा बिफोर स्टार्टिंग HTML, की HTML की कोडिंग हमें करना किसके अंदर है। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं कोड करने के लिए। एक कि आप अपनी कोडिंग, जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमें अपने विंडो के साथ फ्री मिलता है नोटपैड। आप नोटपैड के ऊपर भी कोडिंग कर सकते हो। दूसरा, आप प्रोफेशनल कोई एडिटर यूज़ कर सकते हैं लाइक VS कोड। ठीक है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है। अब इसके अगर उसमें देखें हम लोग सिमिलरिटी में बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस आता है, उसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि या तो VS कोड या फिर नोटपैड। बट बिगनर्स के लिए क्या बेस्ट है, तो जैसे आप सब लोग हो गए बिगनर्स, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको कोडिंग जो सीखना चाहिए वो नोटपैड से सीखना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, आप एरर फ्री कोड करना सीखोगे। VS कोड पर कब मूव करना चाहिए, जब हम लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर। मुझे HTML CSS पूरा आ चुका है, तब मुझे VS कोड में मूव करना चाहिए।
अब इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर ये चेक करना चाहता है कि आप कोडिंग को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो। बहुत सारे लोग आज की डेट में कोडिंग तो सीखते हैं, बट वो किसी ना किसी डिपेंडेंसी के चक्कर में अटके हुए हैं कि भाई VS कोड होगा तो हम इसमें फटाफट से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हिंट्स आते हैं कि इस काम को करने के लिए क्या करना है। बट नोट पैड में देयर इज़ नो हिंट। जो भी चीज़ चलेगी वो आपके ब्रेन से चलने वाली है। और सीधी सी बात यह है, जिसका फंडामेंटल सबसे अच्छा क्लियर होगा वो कुछ भी कर सकता है, और जिसका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा वो बंदा इंटरव्यू में जाके फंसेगा। अब वेब के इंटरव्यू कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना किसी भी कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको VS कोड मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, तो आप VS कोड आगे जाके सीखेंगे ही। बट क्या हो कि अगर कंपनी में आपको ये बोल जाए कि भाई VS कोड इस्तेमाल नहीं करना, नोट पैड पर काम करना है, आपको चीज़ आती भी होगी ना, लेकिन आपका 50% मॉरल तुरंत डाउन हो जाएगा, और उस चक्कर में आप सारी चीज़ें भूल भी जाओगे, आप चाह के भी नहीं लिख पाओगे। बट अगर आपने नोट पैड पर प्रैक्टिस किया है ना, तो आप कहीं भी रिजेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि क्या एक कहावत है ना, होप फॉर बेस्ट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, है ना। तो नोट पैड हमें आता ही है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। और VS कोड आता है, अगर VS कोड दीजिए तो उसमें तो हम प्रो ही ऑलरेडी, तो आप कहीं भी रुकोगे नहीं। और इंटरव्यू ऐसे भी होते हैं कि आपके सामने एक डिज़ाइन ओपन कर दिया कंप्यूटर में, और आपको पेपर पेन पकड़ा दिया कि भाई इसको देखो, एनालाइज करो क्या कोड लिखा गया होगा। तो ये स्किल भी तभी डेवलप होगा जब आप नोट पैड पर कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो हम नोट पैड से सीखेंगे सारी चीज़ें, कैसे हमारी चीज़ें काम करेंगी। बट इस पूरे मॉड्यूल को बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो प्रीवियस आपसे पहले जो स्टूडेंट्स गए हैं, बैच बाय बैच मैंने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी किया है, सो दैट कि आप एक एक लाइन ऑफ कोड में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ किस लाइन का क्या काम होता है। उससे क्या होगा, थ्योरेटिकली आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ से करके दिखा दूंगा, आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो जैसे होता है ना कि भाई एग्जांपल के तौर पर कि आप अपने घर से अरीना आए, तो आपने एक रूट एक्सप्लोर किया, अब ज़रूरत नहीं रूट एक ही होता होगा, वहाँ पहुँचेंगे और भी कई तरीके होंगे, कोई डिफरेंट रास्ता होगा, हो सकता है शॉर्ट, हो सकता है लेंदी हो, बट होगा तो ज़रूर। इन द सेम वे कोडिंग के अंदर भी क्या होता है, एक चीज़ को अचीव करने के लिए कई तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, तो क्या होता है, कोई बहुत लेंदी लिख के आंसर निकाल रहा है, कोई बहुत शॉर्टकट में निकाल देता है ना। तो शॉर्टकट लॉन्ग कट हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने कोड को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको जो मैं पढ़ा दूंगा आप उसी को फॉलो करते रह जाएंगे लाइफ टाइम। अब कंपनी में जब आप जाओगे तो वहाँ पर हो सकता है कुछ नया टेक्निक चल रहा हो, है ना। तो आपको अपना कोड अपने स्टाइल में लिखना आना चाहिए, ठीक है। आउटपुट ब्राउज़र को वही दिखाई देगा जो नॉर्मली दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी पार्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है कोडिंग के अंदर। तो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से सीखने वाले हैं, ठीक है। और एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कोई डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा, अगर कोई डाउट ऐसा है कि वीडियो से देख के आप कर सकते हैं अपना कवर, तो वहाँ से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो VS कोड के लिए तो आपने क्या करना है, आप यहाँ जाइएगा और लिखिएगा ब्राउज़र में डाउनलोड VS कोड, इसको बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। सो ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, विंडो, लिनक्स, मैकिन्टोश, आप सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप जिस तरह के भी यूज़र हैं अपना यहाँ से टैप कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये विंडो 10 और 11 का अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना, बहुत सिंपल स्टेप्स में इंस्टॉल हो जाता है। और ये इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से आपके सामने आता है VS कोड का, ठीक है। तो इंस्टॉल करके रख लीजिएगा, इस्तेमाल हम बाद में करना सीखेंगे कैसे करते हैं इसको। और नोटपैड तो आपके कंप्यूटर में हमेशा अवेलेबल होता है, जब से विंडो बनी तब से नोटपैड अवेलेबल है। अब नोटपैड का काम क्या होता है, जैसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जानते हैं कि भाई कुछ भी आपने नोट डाउन करना है, राइटिंग पैड्स होते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं, सिमिलरली नोटपैड होता है। बट हम वेब डिज़ाइनर्स डेवलपर्स के लिए नोटपैड कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ से कोई सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, हम कोई वेबसाइट भी बना सकते हैं, हम कोई भी कोड लिख सकते हैं किसी भी तरह का, बशर्ते कंडीशन है कि आना चाहिए, ठीक है। तो एक आम आदमी के लिए नोटपैड है, हमारे लिए सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर बेस पर जाते हो, जैसे VS कोड क्या एक सॉफ्टवेयर एडिटर है, तो ये आपके हार्डवेयर को कंज्यूम करता है। नोटपैड आपके हार्डवेयर को ना के बराबर कंज्यूम करता है। आप कितना भी बड़ा कोड लिख डालो,
आपका कंप्यूटर चाहे कितना पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वी एस कोड लैग करेगा जब कोड की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, वो कहता है हार्डवेयर एक्सेलरेशन की वजह रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पर आपकी कोडिंग जितनी बड़ी लिखते जाइए बहुत ही लाइट वेट आपका काम चलता रहेगा। आपको ये नहीं कि सर मैं अभी i3 चला रहा हूँ तो क्या मुझे i7 लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर जो प्रॉपर कोडिंग फील्ड के अंदर आते हैं वो जनरली कंप्यूटर में विंडो यूज़ ही नहीं करते, वो लोग लिनक्स पर काम करते हैं। लिनक्स प्लेटफॉर्म में फालतू का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। ठीक है, जितनी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं उतनी आप डाल सकते हो उसके अंदर। तो इससे क्या होगा, आपका हार्डवेयर का पूरा रिसोर्स आप यूज़ कर पाते हो। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, कंप्यूटर में दो मेन चीज़ें होती हैं, दो या तीन, CPU, रैम एंड HDD। ठीक है, हार्ड ड्राइव स्टोर कर रहा है, CPU प्रोसेस करता है, रैम रन टाइम पर डेटा को मूव करा रहा होता है, रन कर रहा होता है, रीड करता है, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो CPU जो है वो है कंप्यूटर का ब्रेन। अब जैसे हमारे देखते हो कि जो कूलिंग हमारे एजेंट है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, तो इसमें होता है कंप्रेसर। तो ये कभी भी अपना एफिशिएंसी का 100% यूज़ नहीं करता। ये आपने नोटिस किया होगा, जब तक इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जब ये स्टार्ट होते तो इलेक्ट्रिसिटी खींचते थे और रिलीज़ कर देते थे, जिसको बोलते हैं जर्क लोड, कि भाई स्टार्ट होने के लिए इसको एनर्जी जाती है, फिर बाद में ये एक बार चल गया तो फिर नॉर्मल हो जाता है। सिमिलरली प्रोसेसर भी वैसे ही काम करता है, यानी कि जब भी आप कोई प्रोसेसिंग करेंगे तब CPU पर लोड आता है, अदरवाइज CPU फिर न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर टास्क बार से इसको समझें, आप परफॉर्मेंस में आएंगे तो ये मेरा CPU है। ठीक है, 100% कैपेसिटी का मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ, कितना हो गया, फ्लक्चुएट हो रहा है ना। जैसे ही आप कोई एक्टिविटी करते हो, लाइक आपने कोई सॉफ्टवेयर की कमांड दी इसको, आप देखना इसका पीक जो होगा वो बढ़ेगा, ये हिट करेगा। जैसे देखो 61 पहुंचा है ना, बीच बीच में फिर 38 हो जाता है। तो ये कभी भी 100% नहीं जाता, जाता है तो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, फिर नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखो जैसे मैं एक एज ब्राउज़र की इसको कमांड देता हूँ तो देखो बढ़ा, 98 तक गया, 100 हुआ, 77, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रोसेसर को कभी भी अपनी कंप्यूटर की पूरी लाइफ स्पैन में इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो चलता है और वो फिर न्यूट्रल हो जाता है। यानी कि वो क्या करता है, एक आपको पंप देता है, ये सॉफ्टवेयर चलाना है, कमांड किया, फटाक से चलेगा, फिर कूल हो जाएगा, नॉर्मल, समझ गए ना। तो इसलिए हम वेब डिज़ाइनर्स को बहुत भारी भरकम मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अगर आपका कोर्स कुछ ऐसा है कि भाई आपको लगता है कि भाई मेरे में वीडियो एडिटिंग वगैरह भी है, मेरे पास ये सब चीज़ें भी हैं, तब आप ग्राफिक कार्ड बेस्ड मशीन चूज़ कीजिए अपने लिए। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में ग्राफिक कार्ड का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। आप 25-30 हज़ार रुपये के कंप्यूटर पे कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक फ्रेशर स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई कौन सा कंप्यूटर बनाए, है ना। तो कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम में आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लियरिटी। अब मूव करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ HTML के। तो ये देखिए हमने आपका एक फ़ोल्डर जो है अपने ड्राइव में क्रिएट किया है। आपका बैच का टाइम है 10:30 to 12, टुडे इज़ 28। और इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करेंगे। HTML इंट्रोडक्शन। सो अभी क्या है कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप नोट्स घर पर बनाइए। अभी सिर्फ आप ध्यान से सुनिए चीज़ों को, और कहीं कोई डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो वो आप अभी का भी पूछ सकते हो। ठीक है, वेल अभी क्या है, बिगिनिंग है, तो आपको डाउट्स होते हैं 2 से तीसरी क्लास में जाकर स्टार्ट होते हैं, सेकंड थर्ड क्लास में, जब आप कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद HTML इंट्रोडक्शन। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट का जिक्र नहीं आया, यहाँ पर क्या है, वेब पेजेस। ठीक, तो वेबसाइट क्यों नहीं है यहाँ पर, देखो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो पहले पेज होगा तभी तो वेबसाइट होगी। ठीक है, तो एक वेबसाइट तब तक नहीं बन सकती जब तक उसके अंदर वेब पेज ना हो, और एक वेब पेज तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर टेक्स्ट, इमेज, हेडिंग्स, वीडियो, ऑडियो ना हो। ठीक है, तो वेब पेज क्या है, कलेक्शन ऑफ
HTML एलिमेंट्स, टेक्स्ट, इमेज, हेडिंग्स, पैराग्राफ, ऑडियो, वीडियोस, एज पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट कि मुझे उसमें क्या लगाना है। और एक वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। ठीक है, सो बात करते हैं व्हाट इज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई लॉजिकल लैंग्वेज नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है, ये जस्ट एक वेबसाइट का, एक वेब पेज का बेस क्रिएट करती है। ठीक है, कि कहाँ पर आपने कौन से एलिमेंट को प्लेस करना है। ठीक है, तो ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। या मार्कअप से मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें पहले से डिफाइन कर दी गई हैं कि जिसको लिखने से जो लिखा है वही आउटकम आपको रिसीव होने वाला है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक पैराग्राफ बनाना है तो आप पी टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और आपका पैराग्राफ क्रिएट होगा। अब सॉफ्टवेयर बेस में क्या होता है कि आप पैराग्राफ के लिए एंटर लगाते हैं कीबोर्ड से, तो आपका पैराग्राफ जनरेट होता है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं चलता है, ब्राउज़र जो समझता है वो आपके एलिमेंट को समझता है, मार्कअप को समझता है। प्रैक्टिकली समझेंगे मार्कअप क्या होता है अभी आगे। नेक्स्ट क्या है, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML describes the structure of web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. And next, HTML elements label pieces of content such as this is a header or this is a paragraph, etc. So, यहाँ पर हम इसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों को। अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, जब भी आप आज के डेट में बिगनिंग करते हैं अपनी, तो आपको सबसे पहले ये टैग डिफाइन करना है, एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। अब मॉडर्न जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं HTML, ये है 5.2। इससे पहले चलता था 4, इससे पहले होता था 3, 2, इस तरह से हमारे अलग अलग वर्जन्स रहे HTML के। वो आगे आप सारा देखेंगे कौन कौन से वर्जन्स थे। सो लेटेस्ट क्या चल रहा है 5.2, बट हम लोग 5 ही बोलते हैं उसको इन शॉर्ट। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट एंड HTML5 इज अ लेटेस्ट। ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट सीख रहे हैं। कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2008 में आया। ऑफिशियली कब हुआ कि भाई अब से वेबसाइट इसमें बनेगी, 2012 के बाद। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, यानी कि अगर मैं ये डॉक टाइप नहीं भी लगाता हूँ तब भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो डॉक टाइप के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं HTML। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं हेड। दी हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज। अब मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, देखो जब भी कोई पेज या कोई फाइल बनती है तो उसका एक नाम होता है। जब हम लोग यहाँ पर कोई पेज बनाएंगे तो उसका कोई एक पर्टिकुलर नेम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख रहे हैं डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये क्या है, हेड के अंदर एक हमारा टैग होता है टाइटल, और टाइटल के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसी तरह से जैसे आप फ्लिपकार्ट पर आते हैं और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर एंड ग्रॉसरी। तो ये कैसे आ रहा है, HTML के बाद में हेड और हेड के बाद में टाइटल, ये उसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी। ठीक है, तो पहले ज़रा इसको देखते हैं हेड को। तो HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। नेक्स्ट इज हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। आफ्टर दैट आपको मिलेगा टाइटल। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेजेस टैब, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये लिखा हुआ। नेक्स्ट आता है बॉडी। बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट एटसेट्रा। तो जो भी आप फ्लिपकार्ट लिखने के बाद इस पेज पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दिस इज अ बॉडी। और बॉडी के अंदर ये हमारे अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है H1। H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग एंड आफ्टर दैट आपको मिलता है P। P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। आप इसको टैप करेंगे तो इसका कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। और ये
ये हमने यहाँ पर कुछ डिफाइन आई थिंक किया होना चाहिए। ये रहा HTML डॉक्यूमेंट। कोड में आएंगे तो आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या लिखा हमने, डॉक टाइप HTML, देन HTML, देन हेड, देन टाइटल। टाइटल हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हमें दिखाई दे रहा है टाइटल। और देन बॉडी। बॉडी में भी हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं किया, दैट्स वाई मेरा पेज क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। बट अगर मैं वहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो आपको उसका आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। एक सेकंड। तो हम अपनी इस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पर, और इसको हम लोग सेव कर लेंगे, ट्राई HTML इंट्रो एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ से सेव। यहाँ पर जाके मैं ये दो चीज़ें और ऐड कर देता हूँ जो मैंने अभी आपको टाइटल में दिखाया, H1 एंड पैराग्राफ। तो देखिए मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ इसमें H1, लिखते हैं माय फर्स्ट हेडिंग, एक पैराग्राफ बना लेते हैं, तो लिखते हैं इसको माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो हेडिंग में कभी फुल स्टॉप नहीं होता है, पैराग्राफ हमारा मल्टी लाइन भी हो सकता है, सिंगल लाइन भी हो सकता है, तो उसमें हमेशा सेंटेंस को आपने एंड करना है डॉट लगा। अब आप ब्राउज़र में देखिए, अच्छा हमने फाइल को चेंज किया है, तो आप यहाँ जाके इस फाइल को ओपन कीजिएगा वेब ब्राउज़र में। आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या लिखा, बॉडी के अंदर एक मैसेज जो कि हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रहा है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर देता हूँ, क्या, पेज टाइटल। अब आप देखेंगे जैसे हम लोग पेज को रीलोड करेंगे क्या दिखाई देता है, चेंज हो रहा है ना, इस तरह से। तो ये सभी फाइल्स को करते हैं क्लोज क्लोज क्लोज, इसको भी क्लोज कीजिए। तो एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो कुछ इस तरह का रहता है अपना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कोड आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँ तो मैं ये कोड आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मैं इस कोड को कर लेता हूँ कॉपी। बट ये आगे का पार्ट है, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। नोटपैड अपना ओपन करेंगे और जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली फाइल है उसको अपन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। देखो फाइल ओपन हो गया अपना, और जहाँ पर ये सिंपल डॉक्यूमेंट के नीचे का पार्ट है, यहाँ ये लिखते हैं टेक्स्ट एरिया क्लोज, और हमने अपना पूरा कंटेंट यहाँ पर किया प्लेस। लिखेंगे क्लास फॉर्म कंट्रोल रोज रीड ओनली। अब ये देखिए कोड आपको यहाँ पर रिवील हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। अब देखो ये मुझे पता है तो मैंने तो लिख के कर लिया, अब आपको तो नहीं पता ना, तो ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे किसको लिखने से क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो इस फाइल का जो आउटपुट है वो क्या है, इस पर मैं इसको लिंक कर लूँगा तो आपको पता चल जाएगा। 30 अक्टूबर स्टाफ अटेंडेंस, अच्छा ठीक है। तो अभी आपने इस पार्ट पे फोकस नहीं करना है, और मैं आपका लिंक भी ये चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ से डिफाइन कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर हमने एक लिंक डिफाइन किया हुआ है।
अब क्या होगा, अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे, देखो ये पेज ओपन हो रहा है कि आउटपुट क्या बना इस कोड को लिखने का, वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँगा इस लिंक के साथ में, टारगेट। हाँ जो भी लाइन जैसे भी स्टार्ट हुई, जैसे HTML या कॉपी जो भी स्टार्ट हुआ है वो क्लोज हो रहा है। हाँ बीच में जो भी लिख लो उसके अपना वो क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, हाँ वो वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इसी के ऊपर हम लोग आएंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। यही है मार्कअप, यानी कि इन बिटवीन आप क्या मार्क करना चाहते हैं H1 के अंदर, या इन बिटवीन पैराग्राफ में क्या मार्क करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्कअप्स। ठीक है, चलिए तो समझ में आया। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप इस तरह से बिगिनिंग करेंगे, फर्स्ट डॉक टाइप, देन HTML, देन हेड। हेड हमारे पेज की मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइटल डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप कंप्लीट वेब डिज़ाइनर बन जाते हैं। अभी सिर्फ HTML सीख रहे हैं तो अभी सिर्फ इतने पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो हर एक लाइन का मतलब समझ में आ रहा है अब हमें कि H1 का क्या काम है। एलिमेंट डिफाइन अ लार्ज हेडिंग, यानी कि जब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो मुझे एक लार्ज हेडिंग प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और P जो हमारा टैग है वो पैराग्राफ क्रिएट करता है। सो व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट। ठीक है, मार्कअप तो समझ में आ गया कि भाई इन बिटवीन हमने क्या मार्क किया है। व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, देन सम कंटेंट एंड एंड टैग। ठीक है, तो टैग का नेम कुछ भी हो सकता है, इन बिटवीन कंटेंट गोज हेयर, और टैग नेम आपका क्लोज हो जाएगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ, राइट। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग, लाइक दिस इज अ हेडर एंड दिस इज अ पैराग्राफ। तो स्टार्ट हुआ है, इन बिटवीन मैसेज है, देन क्लोज, लाइक दिस। सो स्टार्ट टैग है H1, एलिमेंट कंटेंट है माई फर्स्ट हेडिंग, और एंड टैग क्या है H1। सो मोस्टली आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर मिलने वाला है, बट 5% जो टैग आपको मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे, जैसे कि BR, एलिमेंट कंटेंट नन, एंड टैग नन, यानी कि वो क्लोज नहीं होगा। तो ऐसी टैग की जो अवेलेबिलिटी है वो 5% है टोटल HTML के अंदर। 95% टैग्स शुरू भी होंगे और बंद भी होंगे, 5% क्लोज नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आगे मिलने वाले हैं, जैसे कि आप BR देख रहे हैं, ये लाइन हमने यहाँ बनाया, दिस इज कॉल्ड HR। तो HR ऐसा होता है, इमेज भी ऐसे ही होता है। आप जितना भी फॉर्म सीखेंगे वो भी आपको सेम वैसे ही मिलने वाला है। सो नोट करने वाली चीज़ क्या है, सम HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट लाइक द BR एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स, यानी कि ये खाली है, इनमें कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, बट इनका काम होगा अपना। सो एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग। ठीक है, तो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछा था टाइप्स ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो कंटेनिंग एंड नॉन कंटेनिंग। ठीक है, तो कंटेनिंग लाइक H1, कुछ कंटेन है देयर इज इंफॉर्मेशन, और आपका दूसरा क्या है एम्प्टी टैग, यानी कि नॉन कंटेनिंग टैग लाइक BR। ठीक है, अभी के लिए एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट आता है वेब ब्राउजर्स। द पर्पज ऑफ अ वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इस तरह का भी ब्राउजर है आपके, इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक कोड लिखा तो ब्राउज़र ने उसको अंडरस्टैंड किया और उसका आउटपुट दिखा दिया सीधे। उसने कोड नहीं दिया ब्राउज़र ने, उसने कोड को प्रोसेस किया और आउटपुट बनाया। तो ब्राउज़र क्या करते हैं, अपने इस टास्क के लिए एक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। अब सबके अपने अलग अलग होते हैं, जैसे क्रोम का गेको होता है इंजन, GECKO, गेको। सो यहाँ पर आप देखेंगे, अ ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग बट यूज दैम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमने H1, पैराग्राफ, बॉडी, हेड सबका इस्तेमाल किया, लेकिन उसने उसका आउटपुट दिखाया है ना, टैग को प्रिंट नहीं किया आउटपुट में। टैग नॉन प्रिंटेबल होते हैं। तो यहाँ पर फिर कैसे पॉसिबल हुआ, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जब हमने इसको यूज़ किया था तो मैंने यहाँ डिफाइन किया था रीड ऑनली। रीड ऑनली से क्या हुआ, ये सिर्फ रीड होगा, लेकिन ये ब्राउज़र इसको प्रिंट नहीं करेगा। तो जैसा है वैसे का वैसे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको प्रोसेस कर देता, तो मुझे ये ना दिख के फाइनल आउटपुट दिखता फिर वहाँ पर। तो पेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है, HTML, देन हेड, देन टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी, H1, पैराग्राफ, अनदर पैराग्राफ,
और भी पैराग्राफ्स हो सकते हैं, बॉडी देन HTML आपका क्लोज। सो नोट करने वाली चीज़ क्या है, द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर, द कंटेंट इनसाइड द टाइटल विल बी शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेजेस टैब। यानी कि जो हेड का पार्ट होगा वो बॉडी में कभी नहीं दिखेगा। अब मान लो मैं फ्लिपकार्ट का एक विजिटर हूँ और मुझे फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज़ करना है, मुझे क्या मतलब टाइटल में क्या लिखा है, मुझे तो सामने जो एलिमेंट दिख रहा है बॉडी में उससे मतलब है ना। तो हेड का जो काम होता है वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेज की इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए यूज़ होता है। एंड यूज़र को कोई लेना देना नहीं होता कि हेड में क्या है क्या नहीं, लेकिन एंड यूज़र के सामने आपका वो पेज जो आता है वो टाइटल की वजह से ही आता है कि अपने पेज का टाइटल क्या आता है। लाइक बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली NCR, अरीना एनिमेशन, ठीक है। अब कोई अगर लिखेगा, अगर मेरे पेज का टाइटल होगा तो मैं सर्च इंजन में लिफ्ट हो जाऊँगा तुरंत, ठीक है, इस तरह से। तो टाइटल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइटल कुछ भी नहीं रख सकते हम लोग कि ABCD हम कुछ भी डिफाइन कर दें, तो टाइटल को बहुत सोच समझ के डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML, कब शुरू हुआ और कब तक ये इसके अंदर अपडेट्स मिले हैं। सिंस द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, देयर हैव बीन मैनी वर्जन्स ऑफ HTML। तो फर्स्ट WWW को इन्वेंट किया गया बाय 1989 और टिम बर्नर ली ने इसको इन्वेंट किया था। देन 1991 टिम बर्नर ली इन्वेंटेड HTML। देन इन 1993 डेव रैगेट ड्राफ्टेड द HTML प्लस, यानी कि दिस इज अ 1 HTML। Then in 1995 HTML working group defines HTML 2.0। Then in 1997 W3C। अब W3C क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे राइट्स रिजर्व करती है कि क्या ऐड होगा नए वर्जन में, क्या डेप्रिकेट होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये उसमें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गया, ठीक है। तो इसका रिलीज़ आया 3.2 एंड इन 1999 HTML का नया वर्जन अपडेट हुआ 4.01। बट जब 4 आया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि 1999 तक हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ नहीं था, बट आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा यूज़ था, खासकर US UK, वो लोग तो डिपेंडेंसी इनकी स्टार्ट हो चुकी थी इधर। तो क्या होता था कि अलग अलग ब्राउज़र से जब होता है ना कि जब एक कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो हर बंदा उस चीज़ को एनकैश करने की कोशिश करता है। लेट्स से इंडिया में क्या था कि हीरो, अब हीरो क्या थे, साइकिल्स बनाते थे, तो हर घर में हीरो की साइकिल होती थी। अब एक कंपनी आती है होंडा, वो ये कहती है कि भाई मुझे अगर इंडिया में अपनी बाइक बेचनी है तो मुझे बहुत खर्चा करना पड़ेगा, तो कोई ऐसा शिकार ढूंढो जो ऑलरेडी मेरा काम खुद से कर दे। उन्होंने हैंडशेक किया हीरो के साथ, होंडा ने, और उन्होंने इंडिया में हीरो के साइकिल का तो ट्रस्ट लोगों के पास था ही। पहले लोग कहाँ जानते थे, बड़े भोले लोग होते थे कि भाई कौन होंडा, आज भी कितने लोगों को पता है, जो जानकार हैं इस चीज़ को उन्हें पता होता है, नहीं तो किसको क्या पता कौन किसका पार्ट है, इस्तेमाल करने से मतलब बाद में पता चला अरे हम इतने सालों से इसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे और ये चीज़ है। अब जैसे एक चीज़ बताता हूँ आपको, लैक्मे का आपने नाम सुना होगा। अब लैक्मे पूरी दुनिया में फेमस किसने किया, कौन था इसके पीछे, नहीं पता होता ना भाई। पहली चीज़ भाई बॉयज़ की बात की जाए तो भाई हमारा तो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब गर्ल्स की बात की जाए तो उन्हें भी नहीं पता होगा, बट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रतन टाटा की जो मदर थी, स्टेप मदर, उनका ये था ब्रांड। अब ये पहली बार पता चला ना तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमें बाद में पता लगती हैं जब हम लोग उस फील्ड के अंदर। अब जैसे मुझे बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ता है क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा जो रोड मैप है बेसिकली वो ग्राफिक डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, UI UX डिज़ाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है भाई। किसी भी चीज़ को मार्केट आप तभी तो करोगे जब आपको पता होगा, जब मुझे पता ही नहीं तो मार्केट कैसे करूँगा किसी चीज़ को ना। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी, केस स्टडीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी हम लोग जो बात कर रहे थे हीरो होंडा का एग्जांपल, तो होंडा को प्लेटफॉर्म मिल गया है ना भाई। लेट्स से मेरे पास प्लेन है लेकिन मेरे पास रनवे नहीं है, मैंने प्लेन तो खरीद लिया, अब मैं ये तो है नहीं कि एयरपोर्ट बनाऊंगा अपने लिए। और जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं क्या करते हैं, चार्टर्ड प्लेन खरीदते हैं लेकिन
रखते तो एयरपोर्ट पर ही है ना, ऐसा नहीं कि घर पे लाके रख लेते अपने। तो वो चीज़, तो प्लेटफॉर्म कौन बन गया है ना, तो वो बन गया हीरो। और होंडा ने उनके साथ हैंड से कि भाई हम अपनी टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मिलके यहाँ पर बनाते हैं और लोगों को घर घर बेचते हैं। तो इस तरह से हीरो होंडा पॉपुलर बनी। ठीक है, अब ये बाहर की टेक्नोलॉजी थी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह अल्टीमेट हुआ करती थी। दैट टाइम और भी ब्रांड थे मार्केट में, जैसे कि ESD हो गया है ना, आपका रॉयल इनफील्ड हो गया, आज का तो नहीं, पहले बुलेट के नाम से आता था। ठीक है, और आपका राजदूत हो गया, जिसको एस्कॉर्ट कंपनी बनाती थी, यामा कंपनी के साथ इनका पहले था, फिर ये सेपरेट हो गए इस तरह से। लेकिन वो सारे ब्रांड धीरे धीरे, जैसे इंडिया में बहुत फेमस था बजाज, क्या हुआ वक्त की दौड़ में ही, जहाँ कभी इन्होंने पूरी हिंदुस्तान पे राज किया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने कम बैक करना स्टार्ट किया, चलो भाई दोबारा से खड़े होते हैं और फिर से चीज़ें, तो ESD मार्केट में आ गया है ना। रॉयल इनफील्ड जो था वो बिल्कुल अपना सब ख़त्म करने वाले थे यहाँ से, लेकिन उनका बेटा बाहर से यहाँ आया, क्योंकि उनका बेटा US में रहता था, वहाँ पर बाइकिंग होता ना, हार्ले डेविडसन वगैरह लेके बहुत निकलते हैं राइड करने के लिए। तो उसने उस कॉन्सेप्ट को लाके अपने रॉयल इनफील्ड के अंदर डाला, और फिर उस बाइक को जब लोगों के सामने से निकाला, रैली की उन्होंने, तो लोगों के अंदर एक बना कि नहीं यार बाइक हो तो ऐसी है, दमदार थी, धक 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 धक, है ना। तो इस तरह से करके उसने रॉयल इनफील्ड में इतने एक्सपेरिमेंट किया, आज रॉयल इनफील्ड हर बंदे की पसंद है। वो चाहता है कि यार बाइक लूँगा तो एक हैवी सी रॉयल इनफील्ड तो होनी ही चाहिए, जो उसको संभाल सके, है ना। इस तरह की चीज़ें, तो हर तरह का मार्केट में एक टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है। अब जैसे क्या है ना कि TVS का आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, या जैसे हम लोग बात करते हैं हीरो होंडा, तो अब ये सेपरेट हो गए 2011 में, 11 के बाद में ये अलग अलग हो गए कि भाई अब से तुम अपना करो, हम अपना करेंगे। हाँ, 2010 तक ये साथ में ही थे, 11 में अलग अलग हो गए कि भाई अब हम नहीं साथ में करेंगे, आप अपना अलग कीजिए, हम अपना अलग करेंगे। क्योंकि हीरो के पास टेक्नोलॉजी आई चुकी थी इंजन की, तो अब सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी आती है तो उसके एक्सपर्ट भी रखने पड़ते हैं। तो आज की हीरो अपना इंजन खुद के अपने अलग चलाता है। होंडा कि जो इंजन है उसका अलग ही है, मतलब आप देखो जैसे CBR वगैरह जो आती है परफॉर्मेंस बाइक में आती है, मतलब हाई स्पीड में अगर आपको चाहिए। हीरो के पास अभी उस तरह का कुछ हाई परफॉर्मेंस DNA है नहीं। ठीक है, उनकी बाइक नॉर्मल मतलब सिटी वगैरह के लिए या लॉन्ग राइड के लिए क्रूज़ बाइक्स हैं उनके पास, और उस लेवल की नहीं जो होंडा रखता है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए किसी बंदे के साथ हैंडशेक करती हैं, खर्चा कम हो जाता है, जब चल जाते हैं तो अलग हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम किया कार का नाम सुनते हैं मार्केट के अंदर। अब किया के बारे में कुछ जानते हो? नहीं जानते। अब किया और हुंडई दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब जिसको नहीं पता वो कहेगा मैं तो किया की गाड़ी खरीदूंगा। अब तुम किया ले आओ या हुंडई की कोई भी गाड़ी ले आओ, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि हुंडई के लिए जो इंजन बनाती है वो किया कंपनी बनाती है। अब जैसे हम कहते हैं भी हम कार खरीदेंगे तो मारुति की ही खरीदेंगे, बट मारुति तो इंडियन नाम है ना, सुजुकी ये होता है ना, मारुति सुजुकी। आज की डेट में किसी कार पे के ऊपर मारुति का लोगो होता है, S बना होता है। तो मारुति जो था वो इंडियन वो था, सुजुकी ने अपनी टेक्नोलॉजी दी जापानीज, और यहाँ पर वो गाड़ी फेमस होती चली गई। ठीक है, अब कमाल की बात ये कि इसका इंजन भी ना तो मारुति बनाता ना सुजुकी बनाती, इसका इंजन जो बनाती है वो फोर्ड और फिएट बनाती है, कंपनी अलग है बनाने वाली। तो फोर्ड का जो एक्सपर्टीज़ है और जो फिएट कंपनी का एक्सपर्टीज़ है वो इंजन बनाने में। तो इस तरह से एंड यूज़र को नहीं पता, उसे तो फाइनल असेंबल प्रोडक्ट मिल रहा है ना। भाई हम अगर एक कंप्यूटर चला रहे हैं तो भाई ये सैमसंग है, इसके अंदर कूलर मास्टर की कैबिनेट है, अंदर प्रोसेसर कुछ ही और कंपनी का है, सारी चीज़ें मिला के फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। ठीक है, तो मार्केट में चलता है एक ब्रांड जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ब्रांड है उसके साथ आप कोई भी चाइनीज़ चीज़ जोड़ दो वो फेमस हो जाएगी। अगर उसका नाम नहीं है, फेम नहीं है, तो चाहे वो आईफोन ही क्यों ना हो कोई नहीं खरीदेगा उसको, है ना। अब जब देखते हैं ना हम लोग आईफोन की जब बैटरी रिप्लेस होती है, जब उसका बैक कवर खुलता है तो मेड इन चाइना ही लिखा होता है ना, मेड इन इंडिया तो नहीं होता लिखा उसके ऊपर, है ना। तो
पीसीबी जो होते हैं, मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं, वो सब चाइना में बने होते हैं अपने। तो इंडिया में तो ये लाके असेंबलिंग हो रही है ना, डिज़ाइन कैलिफोर्निया में हो रहा है। बट हमें पता है लो कॉस्ट अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो उसको दुनिया में बनाने वाली एक ही कंट्री विच इज़ चाइना, तो सब वही जाते हैं। इसलिए चाइना जो है, आप अगर देखोगे उसके बारे में रिसर्च करोगे पढ़ोगे, तो चाइना को ये राइट है कि वो किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट बना सकता है और कोई इसको कुछ नहीं कह सकता। तो चाइना के पास अपनी खुद की रॉयल्स रॉयस है, उसके पास लैम्बोर्गिनी है, सब गाड़ियाँ हैं उसके पास, क्योंकि उसको पता है ना कैसे बनाना है ना, क्योंकि पूरा डिज़ाइन आइडिया सब उनके साथ शेयर होता है, तभी कुछ कंपोनेंट्स बना के देते हैं। पता चल गया, ठीक है जी, बात है। तो तुम कल को ये नहीं कह सकते बीइंग कि भाई आपने आईफोन डिज़ाइन कर भी तुम अपने यहाँ पर इसका कोई डुप्लीकेशन नहीं बना सकते, बना सकते हैं हम, बनवाए तो हमसे ही हो ना, बात खत्म हो गई। ये चीज़ है। तो चाइना के पास वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं सबका डुप्लीकेट मिल जाएगा, और कोई इसको ये नहीं कह सकता भाई ये तुम नहीं बनाओगे। अगर नहीं बनाओगे तो भैया उसका मैं पैसा दूँ, नहीं बनाओगे। अब जैसे गूगल है, वो एप्पल को ये कहता है कि भाई आप अपना मैप मत बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छे से, जबकि एप्पल के पास इंजन है तो गूगल को बीट कर सकते हैं। लेकिन गूगल हर साल हज़ारों करोड़ रुपए पे करता है सिर्फ और सिर्फ एप्पल को, इसलिए कि मत बनाना, समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर वो बनाने लगे तो इनका काम खराब हो जाएगा। तो कहते हैं हम बनाएंगे, आप बस पैसा लो ना, करना क्या है, ये चीज़ है। तो पॉइंट समझ में आया। तो ऐसे न जाने इंडियन मार्केट में कितने ऐसे एग्जाम्पल केस स्टडीज़ आपको मिल जाएंगे जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर चीज़ें चली और बाद में जाके वो अलग हो गई। जैसे रेनॉल्ट कार का नाम आपने सुन रखा होगा, रेनॉल्ट ब्रांड है ना, उसकी अलग अलग गाड़ियाँ आती हैं। जैसे उसके इंडियन मार्केट में फेमस होती है डस्टर, ठीक है, और डस्टर जब वो इन्होंने लॉन्च किया था तब वो अलग हो चुके थे, और रेनॉल्ट को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हेल्प लेना पड़ा महिंद्रा का। तो रेनॉल्ट की एक कार आती थी, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, सिडान कार थी उनकी, वो इंडियन मार्केट में उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो फर्स्ट एक्सयूवी कह सकते हो कि जो ढंग से कोई लेके आया लो बजट के अंदर, वो थी डस्टर। और डस्टर का 2012-13 में जब वो इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तो उसका फ्यूल एफिशिएंसी बड़ा कमाल का था। जहाँ पर नॉर्मल कारें जो होती हैं, छोटी कार, वो अच्छा एवरेज निकालती थी, वो एक्सयूवी होके 18-20 का एवरेज निकालती थी, तो इसलिए वो फेमस होती चली। फिर लोगों को समझ आया कि नहीं यार, एक्सयूवी का मार्केट है इंडिया में, बनाना स्टार्ट किया फिर सबने। तो इस तरह से ये होता है। तो आइडियाज़ हर, मैंने बात हुई थी ना कंपटीशन से, तो हम बात करते हैं ब्राउज़र्स की। तो ब्राउज़र्स जो हैं, यानी कि हमने जब 3.2 वर्जन अपना या 4.01 जब वर्जन हमने अपना डिस्कस किया, तो मैंने बताया प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जब 4 ब्राउज़र मार्केट में आए तो सबके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम, किसी में कुछ चल रहा है, किसी में कुछ नहीं चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए W3C ने एक स्टैंडर्ड बनाया, और उसने क्या बोला, HTML के साथ में X ऐड करो। अब ये क्या है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये XHTML का फर्स्ट वर्जन था। इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अलग अलग ब्राउज़र में जो अलग अलग रिजल्ट आ रहे थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। तो पहले के टाइम में और आज के टाइम में अगर कोई वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं ना, तो चैलेंजेस पहले बहुत ज़्यादा थे, आज कम है चैलेंजेस। आज अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब पर या नेट के ऊपर जाके रिसर्च कर सकते हो, पहले ये सब चीज़ें कहाँ थी, बंदे को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, ठीक है। तो जैसे पहले के टाइम में जब कोई वेबसाइट बनती थी ना, तो उसके साथ एक स्टेटमेंट ऐड किया जाता था, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, बेस्ट व्यूड ऑन 1024x768 पिक्सल्स, रिकमेंडेड ब्राउजर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड अबव। बाकी किसी ब्राउज़र का कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर, लिखा आ रहा है ना क्लियरली। तो पहले वेबसाइट पे लिख के बताना पड़ता था, पता चला बंदे ने सफारी में खोल लिया और वो कह रहे थे आधी चीज़ें काम ही नहीं कर रही, तो नीचे लिख दिया जाता था कि ये वेबसाइट किस साइज़ पर, स्क्रीन रेजोल्यूशन पर और किस ब्राउज़र में अच्छे से काम करेगा। i8 यानी कि हम बात करें सन 2008 की, तो 2008 में ये बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ये बताना पड़ता था जब कोई भी हमारे इस पोर्टल को एक्सेस करता था कि भाई चल नहीं रहा, आदि फीचर्स काम नहीं कर रहे, ये फीचर नहीं चला पा रहे लोग, तो हम उनको बोलते थे भाई इंटरनेट एक्सप्लोर 8 पर उसको एक्सेस कीजिए, उससे अब पर चलेगी, इसके अंदर जो फंक्शनलिटी उससे नीचे काम नहीं करते थे।
अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट आया 2008 वॉट डब्ल्यू जी HTML5 फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट, यानी कि बीटा फेज टेस्टिंग फेज उन्होंने निकाला HTML5 का। फिर 2012 में वॉट डब्ल्यू जी ने HTML5 का लिविंग स्टैंडर्ड सेट किया, और 2014 में उन्होंने बोल दिया रिकमेंडेशन कि भाई अब से जो वेबसाइट बनाएंगे आप वो HTML5 में ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ 2008 में, अब इसके अंदर फीचर तो HTML5 बड़े कमाल के थे। प्रॉब्लम भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर में चल रहा है, उसमें नहीं चल रहा, क्रोम में, फायरफॉक्स में चल रहा है, सफारी में नहीं चल रहा। अब मैं तो अपने मिलियंस ऑफ विजिटर को जाके ये नहीं बताऊंगा ना कि भाई तुम इस पे चलाओ, इस पे नहीं चलो, तो क्या करे बंदा उसके उसमें। तो उसका एक सोल्यूशन निकाला गया 2014 में कि भाई सभी ब्राउज़र में एक जैसा आउटपुट है, ठीक है, और अब से जो वेबसाइट बनेगी वो HTML5 में ही होगी। फिर 2016 में W3C कैंडिडेट रिकमेंडेशन, जो उनका अपना कंसोर्टियम का बंदा था, उसने बोला कि भाई HTML5.1 निकालो, इससे और ज़्यादा बग्स फिक्स होंगे। ठीक है, और 2017 में इसका 5.1 का सेकंड एडिशन आया। फिर 17 में ही इसका 5.2 अपडेट आया, और 17 के बाद से टिल करंट ईयर यानी कि 2024 तक कोई भी नया अपडेट नहीं। आज की डेट में सभी ब्राउजर्स में बढ़िया से काम करें। सो दिस इज़ अ टाइमलाइन ऑफ HTML, कब बना और लेटेस्ट वर्जन क्या है। क्लियर अच्छे से सारी चीज़ें। तो देखा जाए बहुत पुराना नहीं है। देखो पहली जो विंडो आई, ठीक है, वो आई थी आपकी विंडो 95 के नाम से। तो माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग विंडो 11 चला रहे हैं ना, तो 1995 में फर्स्ट टाइम विंडो इंट्रोड्यूस हुई N95। ठीक है, तो वहाँ से विजुअल इंटरफेस एक आया कि भाई विंडो के अंदर अगर आपने काम करना है तो वो इसका कुछ लुक एंड फील इस तरह का होगा। तो बहुत बेसिक सा होता था, कुछ MB की हुआ करती थी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे मेरे को काफ़ी लंबा टाइम हो गया कंप्यूटर यूज़ करते हुए, तो जब मैंने विंडो को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो 95 भी मैंने चलाया। फिर विंडो का मैंने 98 एडिशन यूज़ किया 1998 में जब विंडो आई। तो बड़ी लाइट वेट होती थी, मतलब आप ये मान के चलो मेरे पास जो पहला कंप्यूटर था उसमें हार्ड ड्राइव कैपेसिटी 4.5 GB की थी, मात्र 4.5 GB हार्ड ड्राइव, 64 MB रैम, जो कि आज की डेट में कंप्यूटर में मोबाइल फ़ोन में 20-20 GB मिल जाती है, और 8 MB का ग्राफिक कार्ड, जो आज के हम लोग 4 GB 2 GB तो मिनिमम खरीदते ही हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब सीधी सी बात है, तब इतना लोड नहीं था, तो ना विंडो इतना स्पेस यूज़ करता था, तो 4.5 GB में भी विंडो डालने के बाद में हमें अपनी फाइल्स स्टोर करने का स्पेस मिल जाता था। अच्छा पहले के टाइम में क्या था ना कि ये सब एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि मूवी डाउनलोड करेंगे वो रख लेंगे। आज के डेट में अगर देखा जाए, अगर हम लोग 1 TB अपने कंप्यूटर में लगा रहे हैं वो भी भर डालते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ने की चीज़ें ना रख के फालतू सारी चीज़ें रख लेते हैं, गाने डाउनलोड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। और धीरे धीरे जैसे नेट हाई स्पीड हुआ सब चीज़ स्ट्रीमिंग में आ गई, तो डाउनलोड करने का रोल ही खत्म हो गया। आपको कोई सॉफ्टवेयर, पहले लोग सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर करके रखते थे अपने पास, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए अलग स्पेस चाहिए। अब ये भी सब खत्म हो गया। आज की वैसी वेबसाइट है, जाओ मिनटों सेकंड में डाउनलोड करके ले आओ सारी चीज़ें को, क्लाउड स्पेस आ चुके हैं। तब स्टोरेज बड़ा खरीदने कोई सेंस है नहीं, उससे अच्छा वर्चुअल स्पेस खरीदो, लाइक जैसे क्लाउड ड्राइव काइंड ऑफ, और जब भी कभी फीचर में ज़रूरत हो तो वहाँ से इस्तेमाल कर लो। भाई आपका ड्राइव तो कभी ना कभी फेल हो सकता है ना, लेकिन क्लाउड पर तो फेल नहीं होगा ना, क्योंकि क्लाउड मल्टीपल बैकअप बना के चलता है। यहाँ से ख़राब हो गई और से मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका डेटा लॉस नहीं होगा। हाँ, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लाउड। तो गूगल का अपना जैसे ड्राइव हम लोग यूज़ करते हैं, एप्पल का अपना आता है ड्राइव, जहाँ से आपका 150 रुपये महीने का उनका प्लान आता है, जिसमें 5 GB का आपको देते हैं। आपका ज़्यादा यूसेज है बहुत ज़्यादा खरीद लो, ठीक है। जीमेल पे तो अनलिमिटेड अकाउंट बना सकते हैं हम लोग, बनाते जाओ यूज़ करते जाओ, ठीक है। एक अकाउंट में आपको 15-20 GB मिल ही जाता है। और जैसे ये मेरा पेड अकाउंट है, तो अगर हम लोग इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंशन होगा ड्राइव। कितना आ रहा है? 33.11 GB यूज। सो दिस इज़ अ पेड अकाउंट। तो मेरे पास 10 TB का स्टोरेज अवेलेबल है इसके अंदर। तो ये देख रहे हैं, ये जब हम लोग कोई अपना परचेज़ करते हैं तो अपना खुद के डोमेन पर होती हैं चीज़ें, ठीक है।
और 10 TB मतलब 10,000 GB, बहुत होता है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि किसी भी टैग की बिगिनिंग, दैट इज अ एलिमेंट। अगर वो इस तरह से पूरा देखा जाता है, इसको हम बोलते हैं मार्कअप, और इसको हम लोग टैग के नाम से भी जानते हैं। अब टैग का काम क्या है, जैसे हमने लिखा H1 तो हेडिंग बन गया। तो हम किसी भी सामान को जब खरीदने जाते हैं तो उस पर या तो टैग होता है या लेबल होता है। टैग जो हैंगिंग फॉर्म में होते हैं लगे हुए, जिस पे आपकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, प्राइस इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, है ना, इस तरह की चीज़, दैट इज़ अ टैग। लेबलिंग, जैसे कि मान लो ये बॉटल है और उसके ऊपर कुछ ये लेबल लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो गया, लेबल फॉर्म में होगी, इस तरह की चीज़ें। तो HTML में भी आपको लेवल मिलेंगे, लेकिन आप जब फॉर्म पढ़ेंगे तब आपको वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इसके बाद एडिटर्स की बात करेंगे। अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ऑल यू नीड टू लर्न HTML। लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। तो नोटपैड जो होता है वो होता है विंडो मशीन के लिए, और टेक्स्ट एडिट जो होता है वो होता है मैकिनटोश, यानी कि एप्पल के लिए, सॉरी। सो वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स, जैसे हमने VS कोड की बात की थी। So however, for learning HTML, we recommend a simple text editor like Notepad or TextEdit for Mac. We believe that using a simple text editor is a good way to learn HTML. So write some HTML code. तो कुछ इस तरह से आप अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। So write a copy of the following code in your HTML editor. अगर मैं यहाँ जाकर उस कोड को डाल दूंगा तो इसका मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ से किया इसको कॉपी। अब ये वाला मैं कंटेंट जो है मैंने पहले वाले बैच में बहुत रिफाइन करके लिखा हुआ है, मैं इसको वहाँ से कॉपी करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। तो एमडुलफ में इससे पहले वाला जो हमारा बैच है दैट इज़ अ 9 to 10:30, और यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे क्लोज़, और आज की अपनी डेट में इसको हम लोग कर लेंगे अपडेट। तो आपका बैच टाइम है 10:30 to 12। तो ये देखिए, सो यहाँ तक का पार्ट हमने देखा। फॉलो दी स्टेप्स बिलो टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। तो टेक्स्ट एडिट यानी कि एप्पल की अगर आप बुक यूज़ कर रहे हैं, मैकबुक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या मैकबुक एयर आती हैं, या फिर जो डेस्कटॉप फॉर्म में होते हैं उसको मैकिनटोश बोलते हैं पूरा जो डेस्कटॉप होता है। सो ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिकिंग ऑन ऑल प्रोग्राम एंड एक्सेसरीज एंड नोटपैड, ठीक है। तो आज की डेट में लोग विंडो 11 या 10 यूज़ कर, हम सीधे टाइप करेंगे तो भी नोटपैड हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिवली यू कैन सर्च फॉर नोटपैड इन दी विंडो सर्च बार, जो कि मैंने भी आपको करके दिखाया। नोटपैड विल ओपन विद अ ब्लैंक पेज लाइक दिस। नेक्स्ट, सेव द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन फाइल, सेव एज, एंड देन गिव द फाइल a name like index.html and save it in a folder on your computer, ठीक है। Make sure to save the file with a .html extension. Now you have created your first web page with Notepad. मैक में आप क्या करेंगे, तो जैसे विंडो में सर्च यहाँ पर है, मैक में सर्च ऊपर होता है यहाँ, ठीक है, रिवर्स होगा, बिल्कुल विंडो का रिवर्स होता है मैक। अल्टरनेटिवली यू कैन सर्च फॉर टेक्स्ट एडिट इन स्पॉटलाइट, जैसे हमारे इसको सर्च बोलते हैं, मैक में ये चीज़ यहाँ मिलेगी, इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट। टेक्स्ट एडिट विल ओपन विद अ ब्लैंक पेज, सेव द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन फाइल, सेव एज, एंड देन गिव द फाइल नेम लाइक index.html, मतलब सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने नोटपैड के साथ देखा। नेक्स्ट, राइट सम HTML लाइक इस तरह से, ये आपने कोड लेना है, और ये हमारा नोटपैड है, यहाँ जाके हम अपनी फाइल को सेव एज करेंगे। आज की डेट में हम इसको जाके नेम दे देंगे index.html, और यहाँ से आपने क्या करना है, नीचे आइए, ये हमने नोटपैड बना लिया। नोटपैड बनाने के बाद
आप यहाँ से चूज़ करेंगे सेव द HTML पेज, सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, सेलेक्ट फाइल, सेव एज इन द नोटपैड मेन्यू, जो कि हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। कैसे खुला? फाइल, सेव एज। नेक्स्ट, नेम द फाइल index.html एंड सेट द एनकोडिंग टू UTF-8। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, UTF-8 बाई डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर एक्टिव मिलेगा। अब UTF-8 क्या होता है? जितने भी हमारे US UK बेस्ड कंप्यूटर होते हैं वहाँ पर जो एनकोडिंग होती है वो UTF-8 होती है, लेफ्ट टू राइट, विच इज़ डिफ़ॉल्ट। तो आपको बदलने की ज़रूरत इसको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सेट द एनकोडिंग टू UTF-8 विच इज़ प्रेफर्ड एनकोडिंग फॉर HTML फाइल्स। इसके होने से दूसरा बेनिफिट क्या होता है? जो भी आप टैग लिखते हो ब्राउज़र उसको रेंडर करता है, ना कि उसको एज इट इज़ दिखाता है। टिप, you can use either .htm or HTML as file extension. There is no difference, it is totally up to you कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो ओल्डर अगर हम लोग बिफोर HTML4 की बात करें तो हम HTML लिखते थे, बट लेटर ऑन हमने पूरा लिखना स्टार्ट किया HTML। तो आप यहाँ पर HTML या HTML कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ जाके लिखता हूँ index.htm। अब मेरे पास ऑलरेडी इस डायरेक्टरी में फाइल सेव है, तो ये मुझे बोलेगा ठीक है। तो ये देखो मेरी फाइल सेव हो गई। नेक्स्ट क्या करना है? फाइल को सेव करना है। व्यू दी HTML पेज इन योर ब्राउजर, सो ओपन द सेव्ड HTML फाइल इन योर फेवरेट ब्राउजर, डबल क्लिक ऑन द फाइल और राइट क्लिक एंड चूज ओपन विद। हो सकता है आपके कंप्यूटर मल्टीपल ब्राउजर इंस्टॉल हो, तो आप क्या करेंगे? अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पर आएंगे, जैसे 28 तारीख में हम लोग आते हैं। यहाँ पर हमने इंडेक्स के नाम से अपनी फाइल बनाई हुई है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, क्या बोलेंगे? ओपन विद, और यहाँ से मेरे पास देखेंगे सो मैनी डिफरेंट ब्राउजर, जैसे एज, जैसे कि एक्सप्लोरर, जैसे कि क्रोम, जैसे कि फायरफॉक्स, जैसे कि ब्रेव। तो जिसमें चलाना चाहें उसमें आप चला सकते हो। बट मेरे कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम का आइकन दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर क्रोम फेवरेट है तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे डिफ़ॉल्ट ऐप। डिफ़ॉल्ट ऐप में ब्राउज़र मिलेगा, जो ब्राउज़र आप डिफ़ॉल्ट बनाना चाहें वो यहाँ से आके चूज़ करके बना सकते हो। मैंने क्रोम को अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाया है। नेक्स्ट, आपने डबल क्लिक करना है और वो फाइल आपकी यहाँ पर देखो ओपन हो गई इस तरह से। ये देखो HTML फाइल से भी हमारा सेम आउटपुट आ रहा है, और पहले वाली जो फाइल थी मेरी वो थी HTML, उसके थ्रू भी सेम ही आउटपुट आपको मिलेगा। अच्छा, मैंने इसमें डिफाइन नहीं किया था इसलिए नहीं आएगा इसका। तो क्या करेंगे? यहाँ से मैं सेम कंटेंट जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है, मैं यहाँ से इस इंडेक्स फाइल में लाके डिफाइन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि जब मैं अपनी ये फाइल ओपन करता हूँ इंडेक्स, तो ये देखो index.html है और ये index.htm है। दोनों में सेम ही रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो आप क्लिक करें यहाँ से, ये आपका आउटपुट है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया हमें कि फाइल कैसे बनाना है। अब मान लीजिए कि आपने कोई फाइल बना ली और आपको उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो HTML में क्या होता है कि रॉ मतलब कि सोर्स और आउटपुट एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। यानी कि मुझे लगता है इन फ्यूचर मुझे इस इंडेक्स फाइल को मॉडिफाई करना है, तो आप ओपन विद नोटपैड, ठीक है। आप जो चेंजेस करना चाहें, जैसे कि मेरे पेज में टाइटल मिसिंग है, तो अगर मैं अभी इस फाइल को ब्राउज़र में रन करता हूँ तो इसका कोई टाइटल नहीं है। जब पेज का कोई टाइटल टैग नहीं होगा तो लिखा आएगा फाइल का नेम टाइटल में। मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पर जाके इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करना है। यहाँ पर जाके आप लिखेंगे हेड, हेड, हेड के अंदर आता है टाइटल। कंट्रोल एस करना है, ब्राउज़र में आना है, रीलोड करना है, F5। क्या लिखा रहा है देखो? पेज टाइटल। समझ आ गया? ऐसे आपकी फाइल जो होंगी वो मॉडिफाई होंगी। तो आज हमने दो चीज़ें देखी, इंट्रोडक्शन एंड HTML एडिटर्स, ठीक है। तो ये फाइल मैं आपको गूगल ड्राइव पर लिंक बनाऊंगा, वहाँ से मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। डेट वाइज आपको डेटा सारा एक ही जगह पर डिस्प्ले होते जाएगा, ठीक है। तो आपको वो लिंक बुक मार्क करके रख लेना है अपने पास। तो जैसे आप क्लास से बाहर निकलोगे डेटा आपका हैंड टू हैंड लाइव आ जाता है। कभी मैं 1% भूल जाता हूँ तो ग्रुप में आप मुझे रिमाइंडर डाल सकते हैं कि सर आज की क्लास का फाइल नहीं मिला है,
लेकिन कोशिश कीजिएगा सेम डे, क्योंकि मैं TTS में यहाँ नहीं होता हूँ, तो 5 बजे से पहले पहले आपने मुझे अपडेट दे देना है। वैसे मेरी कोशिश होती है हैंड टू हैंड डेटा अवेलेबल हो जाए। जैसे अभी 9 बजे वाला बैच ओवर हुआ तो आप देख सकते हैं 28 तारीख का, यानी आज की डेट का डेटा उनका यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम आपका यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेंगे 10:30 to 12, और ये ओवर हो चुका है बैच, इसको यहाँ से हटा देते हैं। न्यू फोल्डर 10:30 to 12 WD, आज डेट है 28/10/24। और ये फाइल हम यहाँ पर आपको शेयर कर देते हैं, ये अपलोड हो जाएगा। और इस 10:30 to 12 का लिंक मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। एनीवन विद द लिंक, कॉपी लिंक, डन। और ग्रुप अभी तक मेरे ख्याल से सिर्फ 3 ही लोगों ने ज्वाइन किया है, 4 लोगों ने कर लिया है, तो ये मैं आपको चेक करिए, व्हाट्सएप पर आपके लिंक आ गया होगा। टैप करके देखिए, आपको अपना फोल्डर दिखाई दे रहा है उसके अंदर। यस सर, दिख रहा है। हाँ जी, तो इतना काम हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया। तो आज जो हमने डिस्कस किया, मैंने सिर्फ उतनी फाइलें रखी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने यहाँ से ये चीज़ें देखी हैं। आपने क्या करना है, घर पर जब आप इसको एक्सेस करेंगे अपने कंप्यूटर में, सिंपली राइट क्लिक और डाउनलोड कर लेना है, तो आपके पास लोकल में फ़ाइल आ जाएंगी। एक एक करके अपनी फ़ाइल खोलिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, जो करना है कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और वीडियो का लिंक भी मैं अभी ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख